नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। हमने महात्मा गांधी के बारे में एक क्लास पहले ले ली है, जिसमें हमने महात्मा गांधी की के परिचय के बारे में और थोड़ा सा उनके जो शुरुआती आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ा था। तो अपन पहले देखते हैं, थोड़ा सा वो जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था उसमें। अपन ने उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि महात्मा गांधी थे, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनका ये पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसी वजह से इनके साथ भी करमचंद नाम जुड़ा हुआ था, क्योंकि गुजरात में रिवाज है कि जो उनके पिताजी का नाम होता है वो बेटे के नाम के साथ में जुड़ता है। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई यहाँ भारत में की और बैरिस्ट्री के लिए वो लंदन चले गए थे। 1887 से 1891 ईस्वी तक लंदन में रहे, फिर 1891 से 93 ईस्वी तक भारत में रहे। यहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। फिर 1893 ईस्वी में एक कंपनी थी जिसकी पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चली गई। ये अब दादा अब्दुल्ला भाई ने कहा कि उनकी कोई कंपनी है तो उनकी पैरवी के लिए आपको दक्षिण अफ्रीका चलना है, तो वो वहां पर चले गए। और वो गए तो 1 साल के लिए थे, लेकिन वहां पर जो रंग भेद की नीति चल रही थी, लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा था, उसके लिए वो फिर 20-22 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। और जो वहां पर भारतीय रह रहे थे, एशियन रह रहे थे, उनकी के अधिकारों की रक्षा के लिए वो वहीं पर रहे और आंदोलन किया। तो ये दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की पैरवी के लिए ये वहां पर गए। और फिर 1893 ईस्वी में नताल इंडियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की, और इसके माध्यम से जो इंडिया के लोग थे उनको उनके अधिकारों के लिए उन्होंने प्रयास किए। फिर 1901 में वो भारत आए और उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यहाँ का एक संगठन था जिसने आपको स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए वो अधिवेशन हो रहे थे। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें उन्होंने 1901 में भाग लिया। 1902 में वो वापस अफ्रीका चले गए। 1899 1902 के बीच में वहां पर दक्षिण अफ्रीका में कोई बोअर युद्ध हो रहा था, जो डच थे वहां पर, तो उनके बीच में कोई युद्ध हो रहे थे। उस टाइम वहां पर गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने उनको 2 पदक प्रदान किए। एक था बोअर पदक और दूसरा था जुलू पदक। फिर 1903 ईस्वी में उन्होंने वहीं पर इंडियन ओपिनियन नामक वकालत दफ्तर की स्थापना की, वहां पर जो जोहान्सबर्ग था वहां पर। ये वहां पर जो इंडिया के लोग रहते थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके मतदान का उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने वहां पर प्रयास किए। 1906 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, सबसे पहले अफ्रीका में ही किया था। फिर 1906 में फिनिक्स फोरम की स्थापना की, 1909 में टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की, और 1907 में ब्लैक डेथ के विरुद्ध सत्याग्रह किया। और 1908 में उनको दक्षिण अफ्रीका में एक बार जेल भी हुई थी। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे उनकी जेल दक्षिण अफ्रीका में ही हुई थी। ये सारी चीजें अपन पहले से पढ़ चुके हैं। एक क्लास से जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी की क्लास हम पहले से ले चुके हैं। फिर थोड़ी सी ये क्लास भी अपन ने ले ली है। जुलाई 1914 में वो इंग्लैंड गए थे, उस टाइम वहां पर रहे, लेकिन उनके कोई बीमारी हो गई थी, तो स्वास्थ्य कारणों से उनको भारत आना पड़ा। फिर वो 1915 के बाद में यही भारत में रहे परमानेंट। वो 9 जनवरी 1915 को भारत में आ गए थे, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका नहीं गए। तो 9 जनवरी को उनके स्वागत किया गया है यहाँ पर, तो उसको अब भी अपन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वो भारत में आए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको कहा था कि एक सन्यासी के वेश में एक महान आत्मा भारत आई है। मतलब वो उनसे बहुत प्रभावित हुए, जो उनके सत्य के प्रयोग थे, अहिंसा का जो वो पालन कर रहे थे, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसलिए
उन्होंने ये कहा और उनको महात्मा की उपाधि दी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी उनको। उसके बाद में देखें तो जब महात्मा गांधी भारत में आए थे उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था यहाँ पर। तो इंग्लैंड के जो यहाँ पर लोग शासन कर रहे थे, अंग्रेज थे, तो उनका मानना था कि जो भारत के लोग सैनिक हैं वो ब्रिटेन की सहायता करें, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है उसमें हमारा सहयोग करें। लेकिन भारत की जनता नहीं चाहती थी, वो बोल रहे थे कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर स्थापित है ये यहाँ पर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस समय जब ये संकट में है तब हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करें। लेकिन गांधी जी ने कहा कि कोई व्यक्ति संकट में है उस टाइम हमें उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको सेना में भर्ती होने के लिए कहा और कहा कि अंग्रेजों की हमें सहायता करनी चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में। जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा, मतलब सेना में भर्ती करने वाला, कि हम तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये अंग्रेजों की सहायता करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, इनकी सफलता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जबकि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। जब गांधी जी ने ये प्रयास किए तो उससे अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि ये तो अपने फायदे की बात ही कर रहा है, तो उन्होंने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो ये उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अब उसके बाद में अपने आरंभिक सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ा है। पहला सत्याग्रह था उनका चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, दूसरा हुआ अहमदाबाद सत्याग्रह जो 1918 में हुआ और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। ये तीनों स्थानीय सत्याग्रह थे क्योंकि कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों की जो मांग थी उनके लिए उन्होंने प्रयास किया था और जो ये शुरुआती सत्याग्रह थे, शुरुआती आंदोलन थे, उनमें उनको सफलता भी मिली। अब जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो अपने विचार थे उन्होंने अपने विचारों को इन पुस्तकों में लिखा है। तो सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें अपने विचार बताए थे कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए। और इस हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध भी किया था। उन्होंने जो ब्रिटेन की संसद है उसको बांझ और वेश्या कहा है इसमें, कि उसकी निंदा की है। फिर जो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनके लिए एक पुस्तक लिखी है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, उससे वो किस तरह प्रभावित हुए थे, उसके क्या विचार थे, उनके बारे में उल्लेख उसने इस पुस्तक में किया है। फिर महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा लिखी है अपनी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस पुस्तक में अपने सारे विचारों को लिखा है। अब देखो इसका नाम ही इन्होंने ऐसा रखा है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ प्रयोग। हमेशा वो सत्य बोलते थे, लेकिन फिर भी वो बताया कि सत्य के साथ अपन प्रयोग करते हैं कि किस तरह से हमें सफलता मिलती है, सत्य के साथ में हमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। तो वो उन्होंने किस तरह से काम किया अपनी लाइफ में, उसके बारे में सारा इसमें लिखा है। फिर उनकी कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हैं, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीताबोध, आत्माशुद्धि, राष्ट्रवाणी। कई बार एग्जाम में इनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 4 बुक दे देते हैं कि इनमें से महात्मा गांधी की कौन सी है, तो ये बुक्स इम्पोर्टेंट है। फिर इनकी जो छोटी पत्र पत्रिकाएं थी, जो कुछ साप्ताहिक पत्र थे जो हर सप्ताह निकालते थे, छोटी बुकलेट टाइप में आती थी, तो वो थे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन। ये भी याद रखने हैं। ये भी इनका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं, एक गलत ऑप्शन दे देते हैं और इनमें से पूछते हैं कि गांधी जी की
पत्रिकाएं कौन सी थी। तो ये सारी चीजें अपन को देखनी है। अब अपन देखते हैं कि ये जो शुरुआती 3 आरंभिक सत्याग्रह किए, उसके बाद में गांधी जी ने यहाँ भारत में कौन से आंदोलन किए, किस तरह से जनता की सहायता की, जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें गांधी जी ने किस तरह से योगदान दिया। तो जब उन्होंने ये शुरुआती आंदोलन किए, उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध 1919 ईस्वी में खत्म हो गया। उस टाइम यहाँ के लोगों को ऐसी आशा थी कि ये हमें कुछ स्वतंत्रताएं देंगी, हमें स्वराज्य प्रदान करेंगे, लेकिन उनकी आशा के विरुद्ध हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसी टाइम 1919 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रोलट एक्ट। उसकी अध्यक्षता सिडनी रोलट ने की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया रोलट एक्ट। अब वो एक ऐसा आंदोलन था जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे किसी ने कुछ गलत काम किया नहीं हो, लेकिन अगर डाउट है कि यह काम गलत कर सकता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसा जब कानून आ गया तो भारतीयों को लगा कि ये तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डाउट तो पर भी हो सकता है और कि कोई भी व्यक्ति लगेगा कि ये व्यक्ति क्रांति कर रहा है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, ये अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, तो ये तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे रोलट एक्ट के माध्यम से। ऐसे तो बिना गलती किए हुए कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट लेकर आ गए तो जो भारतीय जनता थी उन्होंने इसका विरोध किया और ये जो रोलट एक्ट था उसको काला कानून कहा गया। गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल आयोजित की गई और कहा कि इस कानून के लिए पूरे भारत में विरोध होना चाहिए। और गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये भारत में कानून लागू नहीं किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये कानून लागू कर दिया गया। तो पूरे भारत में जब आंदोलन हो रहे थे उसी टाइम 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शेफुद्दीन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को भी कहा कि आप दिल्ली और पंजाब नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जैसे ही गांधी जी वहां पर जाएंगे वहां की जनता उग्र हो जाएगी और सारी जनता गांधी जी के साथ हो जाएगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता थी वो और क्रोधित हो गई कि इनको स्वतंत्र किया जाए। जब 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया था और 13 अप्रैल को जो पंजाब में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए और वो मतलब शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और उस दिन एक सिखों का त्योहार था बैसाखी, तो उस त्योहार की वजह से भी लोग इकट्ठे थे और एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। इसके बावजूद जो एक सैनिक अधिकारी था जनरल डायर, उन्होंने यहाँ पर गोलियां चला दी। जनरल डायर था उस टाइम सैनिक अधिकारी था अंग्रेजों का, तो उन्होंने वहां पर गोलीबारी कर दी। अब वहां पर जनता थी वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, इसलिए उनके पास ना कोई हथियार थे, बचाव का कोई साधन नहीं था। उस जो ये जलियांवाला बाग था उसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता था और उस रास्ते को बंद कर दिया गया और चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद बाद में एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध होने लगे, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया कि चलो जांच करते हैं इसमें जो भारतीय जनता है उसकी गलती है या जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनकी गलती है कि ये इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया, हजारों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। तो हंटर कमेटी में उसको दोषी मान लिया गया जनरल डायर को, और यहाँ भारत से तो उसको ब्रिटेन भेज दिया गया। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब वो ब्रिटेन गया तो उनको उपाधि दी गई ब्रिटिश साम्राज्य का शेर,
शेर और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसे उनको सम्मान दिए गए। उनको 20,000 पाउंड की राशि दी गई और उनको सम्मानित किया गया। तो जनता क्रोधित हुई कि जो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है, जो निहत्थे लोगों को मार रहा है, एक शांतिपूर्ण सभा है उसको कुचल रहा है, उसको भी ये ब्रिटिश सरकार सम्मानित कर रही है। इसलिए यहाँ की जनता जो ब्रिटिश सरकार थी उसके एकदम विरोधी हो गई और उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें ये जो ब्रिटिश सरकार है इसका ये शासन चल रहा है ये बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले रोलेट एक्ट आया जिसमें लोगों को बिना किसी कोई अपराध किए हुए गिरफ्तार किया जा रहा था। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जिसमें कोई मतलब जनता अपनी शांतिपूर्ण सभा कर रही थी उसको कुचल दिया गया, उसमें कितने सारे लोगों की हत्या कर दी गई, इसलिए सारी जनता उग्र हो चुकी थी। उसी टाइम क्या हुआ, 1919 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, विश्व युद्ध खत्म होते ही जो तुर्की था, जो मुस्लिम लोग अपना खलीफा मानते हैं वो तुर्की के थे। तो जब एक सेवरे की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में, तो उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जो मुसलमान थे सभी मुसलमानों का मानना था कि तुर्की का विभाजन नहीं किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसका विभाजन किया गया। तो जो यहाँ की मुस्लिम जनता थी वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। तो उन्होंने एक खिलाफत कमेटी का गठन किया और उन्होंने ऐसा प्लान किया कि एक खिलाफत आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, ताकि ये जो तुर्की है इसका विभाजन नहीं किया जाए और खलीफा है, खलीफा का पद समाप्त नहीं किया जाए। तो अली बंधु जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने ये इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने भी कहा कि हाँ हमें अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम हैं सभी को मिलकर आंदोलन करना चाहिए, हम सब साथ साथ में आंदोलन करते हैं। और गांधी जी ने यह भी बोला था कि अगले 100 साल तक ऐसा हमें मौका नहीं मिल सकता कि इस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करें। तो 1920 में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और गांधी जी ने कहा कि एक असहयोग आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी शामिल होंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। तो ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ में चल रहे थे। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया सितंबर 1919 में और फिर 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया कि हम जो ब्रिटिश सरकार है उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि ये हमारी मांगों को नहीं मान रहे, हम जो मांग कर रहे हैं उनका पालन नहीं कर रहे और अपनी इच्छा से सारे डिसीजन ले रहे हैं। हम ऐसा मान रहे थे कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये खत्म होने के बाद में हम, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता की थी यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने, तो सोचा कि हमारी मांग पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने मांग पूरी करने की बजाय तुर्की का विभाजन कर रहे हैं, रोलेट एक्ट जैसे यहाँ पर कानून लाए जा रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, उन्होंने एकता स्थापित की और आंदोलन शुरू किया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इसके लिए जो कांग्रेस का अधिवेशन था सितंबर में हुआ था, तो एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया सितंबर 1920 में और कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। हालांकि इसमें सभी एकमत नहीं हो पाए। जो सितंबर में अधिवेशन हुआ था इसमें सभी एकमत नहीं हो पाए। ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ, इसमें सभी एकमत नहीं हो पाए। लेकिन दिसंबर में जो नागपुर अधिवेशन हुआ इसमें सभी कांग्रेस के नेता थे वो सारे एकमत हो गए और उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन का तात्पर्य था कि जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसका सहयोग नहीं किया जाए, जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी सामान है उसको अपनाया जाए, हमें स्वराज्य चाहिए, हमें अंग्रेजों के अधीन ये जो इनका शासन चल रहा है इनका गुलाम बनकर नहीं रहना है। तो गांधी जी ने कहा कि अपन जो भी यहाँ पर बाहर के व्यक्ति हैं
जो ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति हैं उनका हमें बहिष्कार करना है। वहाँ का जो सामान वगैरह है जो यहाँ पर आयात किया जाता है उसका हमें बहिष्कार करना है। जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई। इस तरह से उन्होंने बहिष्कार करके कहा कि हमें असहयोग के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो ये जो आंदोलन हुआ ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन जो स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तो इनकी भी इसी दिन मृत्यु हो गई थी। तो हालांकि इसके बावजूद ये इस आंदोलन को शुरू किया गया। अब इस आंदोलन की शुरुआत जैसे हुई तो कहा कि जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी सामान है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्कूल, कॉलेज, अदालत जो भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं उन सभी का विरोध करना है और उनके जो द्वारा जो उपाधियां दी गई हैं उनका भी हमें त्याग करना है। तो इस टाइम जो गांधी जी ने भी 3 उपाधियों का त्याग किया था, उनको जब भारत आए थे उस टाइम केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में बोवर पदक और जुलू पदक दिए गए थे। उन तीनों उपाधियों का गांधी जी ने त्याग कर दिया था कि हमें जो ब्रिटिश सरकार है इसका ना कोई उपाधि चाहिए और न वहाँ का हमें सम्मान चाहिए, ना हमें ये सरकार चाहिए, हमें बस स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरह से ये आंदोलन चल रहा था और ये पूरे भारत में फैल गया था। सारी जनता साथ चल रही थी, जैसे गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, महिलाएं। पहले जो आंदोलन हो रहे थे उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी जितने भी समुदाय के लोग थे उन सब ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो ये एक पूरा अखिल भारतीय आंदोलन हो गया था। लेकिन चोराकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। उस दिन ये आंदोलन हिंसक हो गया था। जब पुलिस थे उन्होंने जब लोगों पर अत्याचार किए तो लोगों ने क्रोधित होकर जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान है वहां पर एक पुलिस थाना था उसके आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो जब ऐसा ये कांड हुआ तो गांधी जी ने कहा कि हमें जो आंदोलन करने थे वो अहिंसा पर आधारित करने थे। ये हमारे आंदोलन की नींव ये थी कि आंदोलन अहिंसक होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी आंदोलन नहीं चलेगा और एक कमेटी का आयोजन किया गया और 12 फरवरी को इस आंदोलन को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। हालांकि इसका विरोध किया गया। जो ये मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास जैसे बड़े उस टाइम नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम में ये बड़े नेता थे, उन सब ने इनका विरोध किया कि मतलब ये आंदोलन है ये पूरे भारत में अच्छी तरह से फैल चुका है और हमें बहुत ही जल्दी स्वतंत्रता मिल सकती थी। लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में ये जब आंदोलन था तो गांधी जी को इनको बीच में नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन नहीं चल पाया। तो जब इस आंदोलन को स्थगित किया गया तो गांधी जी ने यह बात कही थी कि मैंने ये कहा था कि कोई भी आंदोलन है वो अहिंसक रूप से करना है। अगर हिंसा होती है तो मैं कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ, मैं अपनी मौत भी सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी वजह से कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये जब सुभाष चंद्र बोस ने भी ये कहा था कि ये एक अनर्थ से कम नहीं है, भाई पूरी जनता है ये इस आंदोलन के साथ में थी, सारे मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, सारे वर्ग सारे समुदाय इसके साथ में थे। इसके बावजूद आंदोलन को ऐसे बीच में रोकना एक मतलब बहुत गलत कार्य है, एक अनर्थ है। उसके बाद में 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 से लेकर 5 फरवरी 1924 तक गांधी जी जेल में रहे। हालांकि 6 साल की सजा दी गई थी गांधी जी को, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इस तरह से आंदोलन चला। हालांकि ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, सारी जनता एकजुट होकर चल रही थी
और सफलता के प्रयास किए, लेकिन जब ये चोरी चोरा कांड हो गया और बीच में इसके स्थगन से पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो इसके बाद में गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्य वगैरह ही किए। कुछ टाइम तक राजनीति में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया, क्योंकि वो 1924 तक तो जेल में थे। और उसके बाद में जो स्वदेशी सामान था उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। जो चरखे से कपड़े बनाना, सूत काटना, उस पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। उसके बाद में दूसरा बड़ा आंदोलन किया 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से 1934 के बीच में ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी मार्च से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि जो सरकार हमें आज्ञा दे रही है उसका उल्लंघन करो। मतलब उनका जो आदेश है वो नहीं मानना है, उसका उल्लंघन करके हमें अपनी इच्छा से काम करना है। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। तो दांडी मार्च शुरू किया गया 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में ये हुआ। 24 दिन का था और 385 किलोमीटर की ये दूरी थी, जिसमें 73 व्यक्ति थे। ये साबरमती आश्रम था गांधी जी का गुजरात में, वहां से शुरू हुआ था। और जो दांडी है जहां पर ये नमक कानून को तोड़ा गया वहां तक चला था। तो ये दूरी है, ये 385 किलोमीटर है। और 78 व्यक्ति इसमें गांधी जी के साथ चले थे। अब दांडी मार्च से जैसे ही किया गया, दांडी पहुंचे, वहां पर जो उसे नमक निकाल कर कहा कि जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है सरकार नमक के ऊपर भी, हम उस कानून का विरोध करते हैं और हम सरकार के कोई किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन में किया गया। उसी तरह से कि सरकार के साथ में हमें सहयोग नहीं करना है, उनके जो सामान है उनका बहिष्कार करना है, स्वदेशी सामान है उसको अपनाना है, उनके कानून हैं उनको हमें नहीं मानना है, जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, उनकी उपाधियां थी उन सब का त्याग करना है। और विदेशी जो सामान की दुकानें थी, शराब के ठेके थे, उन पर धरना दिया गया। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस तरह से ये आंदोलन चला। 1930 से 31 तक तो ये अच्छी स्थिति में था, लेकिन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उस टाइम जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, कि जो ये भारतीय हैं ये क्या चाहते हैं, मतलब उनकी मांगों को सुनने के लिए, कि हम उनकी मांगों को सुनेंगे, उसके बाद में उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम गांधी जी भी जेल में थे और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस वजह से ये इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। लेकिन फिर दूसरा जब 1931 में सम्मेलन चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसमें भारतीय जो नेता हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भाग लेना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमें आपको क्या चाहिए, क्या मांग है आपकी। इसलिए एक गांधी इरविन पैक्ट करवाया गया, ये समझौता करवाया गया। तेज बहादुर और जयकर के प्रयासों से ये समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था और 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट हुआ था, जिसमें उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो और गांधी जी के बीच में ये हुआ और कहा कि एक बार ये जो आंदोलन चल रहा आपका, इसको स्थगित किया जाए और आप इस सम्मेलन में भाग लें। अब ये भी एक अंग्रेजों की चतुराई थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और पूरे भारत में ये फैल गया था। तो सोचा कि इस तरह से तो हमें
बहुत जल्दी भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए अपन इनसे कुछ ये वार्तालाप वगैरह करेंगे तो इनका आंदोलन है ये धीमा पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये समझौता कर लिया और गांधी जी द्वितीय जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए लंदन चले गए। जिस जहाज से ये गए थे SS राजपूताना जहाज था। इससे गांधी जी गए थे। तो ये जब लंदन में आयोजित किया गया तो इन्होंने अपनी मांगे रखी और तो गांधी जी वहां पर गए तो क्योंकि गांधी जी का तो पहनावा था धोती और वो तो अर्धनंगे ही थे, तो जब वैसी स्थिति में उन्होंने देखा कि भारत के नेता ये वहां के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहां के जो PM थे सेंट मॉरिस हैं, उन्होंने उनको अर्धनंगा वकील कहा और जो चर्चिल हैं उन्होंने उनको देशद्रोही फकीर कहा। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो उनको उपाधि दी थी वो किसने दी थी, अर्धनंगा वकील की उपाधि थी ये किसने दी थी, तो ये हमें थोड़ा इन पे ध्यान देना है। लेकिन जब 1931 में यह सम्मेलन हुआ तो उसमें अपनी मांगे रखी, कुछ मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार भी किया, लेकिन एक सांप्रदायिक मुद्दा था। सांप्रदायिक मुद्दा जिस तरह से मुस्लिम जनता को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, निर्वाचन में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसी तरह से कहा कि ये जो दलित वर्ग है इसको भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। इनके चुनाव में पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाने का प्रयास किया गया। तो गांधी जी ने कहा कि हम मतलब पहले से एक दरार डाल दी है आपने, एक साइड हिंदू कर दिए, दूसरी साइड मुस्लिम कर दिए, दो पार्ट बना दिया आपने भारत के, और इसके बावजूद आप एक और हम एक अलग वर्ग बनाना चाह रहे हो, तो आप तो ऐसे तो भारत के पूरे भारत के टुकड़े कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो पहले आपने मुस्लिम लोगों को ये दी है, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी, तो उसका हम नुकसान देख चुके हैं। इसलिए इस सांप्रदायिक गतिरोध के विरोध में ये सफल नहीं हो पाया और बिना किसी भी निष्कर्ष निकाले जो भारत के नेता गए थे, गांधी जी गए थे और भी कांग्रेस के नेता गए थे, तो वो सारे वापस आ गए, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और उस टाइम जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, उस टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो गांधी जी वापस भारत आए और उन्होंने 1 जनवरी 1932 को आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया और कहा कि ये हम इनका विरोध करेंगे, इनके कानूनों का उल्लंघन करेंगे, अब कानूनों की अवज्ञा करेंगे तभी हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। इस तरह से हमें जो मेलन वगैरह है इनमें भाग लेने का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बार बार गांधी जी की को जेल हो रही थी, बहुत सारे अत्याचार बढ़ रहे थे, तो इन्होंने 8 मई 1933 को इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 सप्ताह के लिए इन्होंने स्थगित किया था कि एक बार इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और बाद में वापस शुरू करेंगे। और 1 अगस्त 1933 को इन्होंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, और मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब क्या हुआ कि 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये जो सांप्रदायिक पंचायत था इसको पारित किया और इसमें कहा गया कि ये जो हरिजन है, हरिजन नाम तो दलित वर्ग को गांधी जी ने दिया था कि ये दलित हैं, दलित वर्ग है, इसको पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली थी वो लागू कर दी गई और उनका भी अलग वर्ग बना दिया गया। उस टाइम जब ये लागू हुआ उस टाइम गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी ने जो यरवदा जेल है ये पूना में है, पूना में यरवदा जेल है, उसमें 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया
कि इस तरह से जिस तरह से मुस्लिम जनता को यह प्रतिनिधित्व अलग दिया गया निर्वाचन में, उसी तरह से अगर दलितों को दे रहे हैं तो इस वर्ग को भी हमसे अलग करना चाह रहे हैं, इसलिए हम आमरण अनशन शुरू कर दिया इस पंचायत के विरोध में। तो उस टाइम फिर एक पुनः समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पुनः समझौता करवाया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो निर्वाचन की अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसको लागू न किया जाकर उनको आरक्षित सीटें दे दी जाएंगी कुछ, उसके माध्यम से ये अपना चुनाव अलग करवा लेंगे। तो पहले इनको ये जो इसमें था 71 सीटें दी गई थी, इनको 71 सीट दी गई थी, लेकिन पुनः समझौते के माध्यम से 148 सीट दे दी गई और ये आरक्षित कर दी गई। 148 सीट आरक्षित कर दी गई और कहा कि इस तरह से जिस तरह से मुस्लिम जनता है उसको हमसे अलग कर दिया, उस तरह से इसको अलग मत करो। इसके लिए गांधी जी ने 1932 में फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की कि मैं इनके साथ में हूँ, जो ये दलित वर्ग है मैं इसके साथ में हूँ, इनको हमसे अलग मत करो, और इनको हरिजन नाम दिया गया। हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, इस तरह की कुछ पत्रिकाएं निकाली गई जिसमें कहा कि हमें एकजुट होकर रहना है। तो गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने किया था, 1942 में शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर शुरू किया गया था और सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक प्रस्ताव रखा गया कि जिस तरह के दो आंदोलन किए गए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किए गए, उसी तरह का एक बड़ा आंदोलन किया जाए, ताकि अब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जो ब्रिटिश सरकार है उसके जो सैनिक हैं वो उसमें लगे हुए हैं, तो हमें सफलता मिल सकती है और हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो दोनों तरफ से दबाव में आ जाएगी। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद में 8 अगस्त 1942 को बम्बई का एक ग्वालिया टैंक नामक स्थान था, वहां पर इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जो अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी थी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक बड़ा आंदोलन करते हैं और उसका अंतिम लक्ष्य रखा गया स्वतंत्रता प्राप्ति। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा इसलिए दिया कि हमें इतना ज्यादा प्रयास करना है, सब लोगों को मिलकर प्रयास करने हैं और हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होने के बाद ही हम रुकेंगे। हम जो इतने सालों से ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं, इनके गुलाम हैं, तो अब और ज़्यादा इस गुलामी का हम स्थायित्व नहीं चाहते। हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए और या तो हमें स्वतंत्रता मिल जाए या हम मर जाएं। हम अंग्रेजों की जो गुलामी कर रहे हैं उस गुलामी में हमें जीवित नहीं रहना है। इस तरह से जनता को प्रोत्साहित किया गया और इस तरह का प्रोत्साहित करने वाला नारा गांधी जी ने दिया। इसके बाद में जब 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत की डेट रखी गई कि 9 अगस्त को सुबह ये आंदोलन शुरू करेंगे, और ये सूचना जब ब्रिटिश सरकार के पास भी पहुंची कि जो दो बड़े पहले आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें जो भारतीय जनता का जोश और संगठन देख चुके थे, तो सोचा कि इस समय अगर ये सारे नेता मिलकर और सारी जनता मिलकर इस तरह का आंदोलन खड़ा कर देंगे तो हमें भारत को छोड़कर जाना होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्लान किया, एक षड्यंत्र रचा और सोचा कि ये जो बड़े नेता हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाए। उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो फिर जनता को कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी, तो ये आंदोलन है ये अपने आप रुक जाएगा और
ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो ओवर। और जिस दिन आंदोलन शुरू होना था 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन सुबह जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया और आगरा पैलेस में बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, इनको अहमदनगर के किले में बंद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद थे, उनको पटना, जो बिहार में पटना जेल थी, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से ये जो बड़े नेता थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया कि अब ये आंदोलन ज्यादा नहीं पनप पाएगा और जनता को जब नेतृत्व ही नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन अपने आप दब जाएगा और ब्रिटिश सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ये नेता तो सारे गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कुछ नेता थे, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने तो नहीं आए, सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन भूमिगत होकर कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता थी उनको प्रोत्साहित करते रहे कि किस तरह से हमको आंदोलन करना है। तो ये व्यक्ति कौन कौन थे? एक थे राम मनोहर लोहिया, दूसरे जयप्रकाश नारायण, तीसरा, ये 3 लेडीज थी जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उषा मेहता, सुचेता कृपलानी और अरुणा असफ अली। गांधी जी के जो तीनों आंदोलन थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, सब ने भाग लिया। इससे पहले जो भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उसमें महिलाओं ने कभी भाग नहीं लिया, लेकिन तो गांधी जी के तीनों आंदोलन थे इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक ये भी किया कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो इसके माध्यम से ये आंदोलन किए जा रहे थे, इसके माध्यम से लोगों को जुटाया जा रहा था। तो जो तीनों आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया कि ये एक अवैध संस्था है और इसको कोई भी व्यक्ति मान्यता नहीं देगा। जो इसकी के नेतृत्व में काम करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर जब गांधी जी जेल में थे, जब ये आंदोलन चल रहा था, ये तो स्वतः स्फूर्ति था, इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया है। मतलब ये अपने आप चल रहा था, इसको कि किसी बड़े नेता का नेतृत्व नहीं मिल पाया था, इसलिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया। तो जब गांधी जी जेल में थे और उस टाइम यहाँ पर जो जनता तो लगातार विद्रोह किए जा रही थी और यह आंदोलन कुछ जगह पर हिंसक भी हो गया था, कहीं पे हिंसा भी करने लगे लोग। तो ब्रिटिश सरकार ने भी उस पर जो भारतीय जनता है उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, कहीं पे मारपीट करते, कहीं पे मतलब लोगों को पकड़ कर जेल में डालने लगे। तो जब ये अत्याचार किए गए तो इन अत्याचारों के विरोध में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। फरवरी 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया। अब ये महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी थे, ये भी जेल में थे। तो जेल में महादेव देसाई की मृत्यु हो गई और 1944 में कस्तूरबा गांधी की भी जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि जेल में भी इनके साथ अत्याचार करते थे। तो जब कोई नेतृत्व करता नहीं था, तो हालांकि जनता ने खूब प्रयास किए, गांधी जी ने भी अंदर से जो जेल में थे तो उपवास वगैरह किए, आमरण अनशन का भी प्रयास किया। अंग्रेजों ने कहा कि चाहे कितने ही उपवास कर लिए जाए, कैसे भी कर लिया जाए, गांधी जी को हम स्वतंत्र नहीं करेंगे, जेल से रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गांधी जी को रिहा कर दिया तो यह जो आंदोलन है ये और ज्यादा जोर पकड़ेगा और जनता उग्र भी हो सकती है और मैं तुरंत इस आंदोलन के साथ ही हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि अगर गांधी जी की चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, उन्होंने तो एक बार तैयारी और कर ली थी कि वो गांधी जी बीमार बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कि अगर मृत्यु भी हो जाएगी ना तो ठीक है,
लेकिन हम रिहा नहीं करेंगे। लेकिन अंत में उनके ये समझ में आ गया कि अगर गांधी जी को रिहा नहीं करेंगे और अगर जेल में मृत्यु हो गई तो जनता बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी। इसलिए 1944 में फिर गांधी जी को रिहा कर दिया। उससे पहले 1944 में आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और ये आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये आंदोलन को 1944 में समाप्त कर दिया, लेकिन गांधी जी लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करते थे कि जो भी विदेशी सामान है उसका हमें बहिष्कार करना है, जो विदेशी दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, उनका हमें विरोध करना है। किसानों को कहा कि आप जो ब्रिटिश सरकार टैक्स लगाती है वो टैक्स देना बंद कर दो। सैनिक जो हैं, सैनिकों को कहा कि आप ब्रिटिश सरकार का सहयोग मत करो, जो भारतीय जनता है उसका सहयोग करो ताकि हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से उन्होंने लगातार प्रयास किए और ये जो सारे नेता हैं, हालांकि गांधी जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। और भारत को जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके लिए बड़ा योगदान मान सकते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति की वजह से ये नहीं बोल सकते कि केवल इस व्यक्ति की वजह से हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और भी बहुत सारे नेता थे जिनके कुछ क्रांतिकारी भी थे, कुछ उदारवादी नेता थे, कुछ उग्रवादी नेता थे, तो उनके प्रयासों से हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। अब जब 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। हालांकि गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया कि पाकिस्तान अगर एक अलग देश बनेगा तो वो मेरे मौत के बाद भी बनेगा। मतलब मुझे मौत मंजूर है लेकिन मुझे भारत का विभाजन मंजूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उस टाइम बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और सबकी मजबूरी बन गई कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है भारत का विभाजन कर दिया जाए। और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो देश बने। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी ने लगातार हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए प्रयास किए कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनको बंद कराने का प्रयास किया। और 1 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में कोई सभा हो रही थी, तो जब उसमें शाम को उस सभा में गए तो वहाँ पर नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता था, हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे नाथूराम गोडसे। इन्होंने गोली निकाल दी महात्मा गांधी के और वहीं पे महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर। और ये जो बिरला हाउस है इसको वर्तमान में गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। अब देखो, गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो विचार थे, कितने उनके पवित्र विचार थे, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, इस तरह के उनके विचार थे। तो हमें उनके विचार हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ी ये विश्वास ही नहीं कर पाएगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई पुतला इस पृथ्वी पर हुआ होगा, कि मतलब एक कितना देखने में एकदम नॉर्मल व्यक्ति दिखता था, उसने कितना संघर्ष किया था और जनता की भलाई के लिए कितना त्याग किया था। अब भी अपन देख लेते हैं गांधी जी की कुछ उपाधियां जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत बार इनका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि उसको दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उस टाइम। फिर बापू उनका एक प्रसिद्ध नाम है, गांधी जी को बापू के नाम से ही जाना जाता है। तो ये उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू एंड CF एंड्रयूज ने।
मलंग पापा की उपाधि दी थी। कबायली जो जाति थी उन्होंने सार्जेंट की उपाधि जनता ने दी थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम जब वो सेना में भर्ती होने के लोगों को प्रेरित कर रहे थे। केसर ए हिंद, इसी टाइम केसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि थी, ये दी लॉर्ड माउंटबेटन ने। अर्धनगरम फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर कहा फ्रैंक मोरिस ने। सेवाग्राम का संत कहा जो आश्रम के अतिथि साबरमती आश्रम में जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनको सेवाग्राम का संत कहा। और राजेंद्र प्रसाद ने उनको आधुनिक भारत का अजातशत्रु कहा। और ये गांधी जी के जीवनीकार थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लुई फिशर जो एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, उन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी 1950 ईस्वी में, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।